एशिया टाइम्स में आपका स्वागत है। सबसे पहले देशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। आज हम चर्चा करेंगे अफ़गानिस्तान के बदलते परिदृश्य में भारत की चुनौती और भूमिका। इस वक्त जो सूरत हाल है अफ़गानिस्तान को लेकर, जिस तरह की खबरें आ रही हैं, उन खबरों में विरोधाभास बहुत ज़्यादा है। और विरोधाभास ही नहीं है, बल्कि ये भी एक सवाल पैदा हो रहा है कि क्या तालिबान को पूरे अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा मिला है या उसके ख़िलाफ़ वहाँ कोई विरोध है, और क्या इतनी आसानी से उसको कब्ज़ा मिल गया था, या पहले से तालिबान की मौजूदगी अफ़गानिस्तान में थी, जिसकी वजह से 75,000 तालिबानियों को 3.5 लाख फ़ौज जो अफ़गानिस्तान की है वो नहीं रोक पाई और उनका देश पर कब्ज़ा हो गया और वो काबुल तक पहुंच चुके हैं। ये भी एक बड़ा सवाल है कि इस समय 15 तारीख से आज 22 तारीख हो गई, करीब 7 दिन हो गए, और 7 दिनों के दौरान उनकी अभी इंटरिम गवर्नमेंट भी नहीं बन पाई है। न ये मालूम है कि किस तरह की सरकार तालिबान बनाने वाले हैं। जो बातें आई हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, उसमें ये कहा जा रहा है कि शरीयत के मुताबिक गवर्नमेंट बनाएंगे, लेकिन वो कैसी शरीयत के मुताबिक बनाएंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ ख़ास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। पुष्या मित्रा जी हैं जो बिहार से हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बहुत लेवल पर, बहुत फ्रंट पर काम कर चुके हैं और कर रहे हैं। हमारे साथ में यूसुफ अंसारी साहब हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और ZTV से लेकर और चैनल 1 और अब गुजरात के एक बहुत ही मारूफ अखबार संदेश में काम कर रहे हैं। तो आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम में। पहला सवाल यूसुफ भाई आपसे शुरू करते हैं कि तालिबान की जो मौजूदगी है या उनकी जो हुकूमत बनेगी, उससे भारत के लिए क्या चुनौतियां पैदा होने की उम्मीद है, क्या चुनौतियां पैदा हो सकती हैं, और उससे निपटने के लिए या उस गवर्नमेंट में हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए। जनाब यूसुफ अंसारी साहब। देखिए मुजफ्फर साहब, अभी जिस तरह से अपने ओपनिंग रिमार्क में आपने ये बात कही कि अफगानिस्तान में तालिबान ने सत्ता अपने कब्जे में ले ली है, लेकिन अभी तस्वीर साफ नहीं है कि वो किस तरह की हुकूमत कायम करना चाहते हैं। सिर्फ उन्होंने ये कहा है कि भाई हमारे यहाँ डेमोक्रेसी की कोई जगह नहीं, क्योंकि हमारा मिजाज डेमोक्रेसी का नहीं है और जहाँ शरीयत के हिसाब से हम चलेंगे। तो शरीयत के हिसाब से चलेंगे तो शरीयत की वो किसे शरीयत मानते हैं या जो फिक़ह में जो अलग अलग व्यूज है शरीयत को लेकर के, वो किस आइडियोलॉजी को अपनाते हैं। अगर उनके पिछले रिकॉर्ड को देख के हम चलते हैं तो जो 1996 से लेकर 2001 तक का रिकॉर्ड रहा है, तो वो तो बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा है, और वो अगर ऐसा होता तो बहुत अफसोसनाक हालात होंगे। और तो अभी उनकी तरफ से पहले साफ होने दीजिए, क्योंकि हमारी भारत सरकार भी की जो पॉलिसी है वो ये है कि वेट एंड वॉच, ये हम देखेंगे कि तालिबान आगे क्या किस तरह से पेशकदमी करता है, किस तरह से आगे बढ़ता है। उसी पर हमारा जो विदेश मंत्रालय है वो पैनी नजर रखे हुए है। और कुछ दिन पहले ये खबर आई थी कि विदेश मंत्रालय में एक अलग से अफगानिस्तान डेस्क बनाई गई है, जो डेस्क अफगानिस्तान में होने वाले तमाम डेवलपमेंट पे नजर रखे हुए हैं, एक नजर रखे हुए हैं। तालिबान के जो बयान आ रहे हैं उसको भी चोरी किया जा रहा है। उनके जो कारकुन हैं, उनकी जो भी एक्टिविटीज हैं, जो घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं का भी एनालिसिस किया जा रहा है, और जो इंटरनेशनल मीडिया वहाँ से रिपोर्ट कर रहा है इसको भी एनालाइज किया जा रहा है। तो उसके बाद देखकर सरकार को फैसला करेगी। लेकिन तालिबान को लेकर जिस तरह से हमारे देश में माहौल है पिछले एक हफ्ते से, उससे वहाँ तालिबान का कब्जा पूरी तरह से हुआ। पिछले रविवार को हुआ था 15 अगस्त को, जब हम अपने जौब आज़ादी का जश्न मना रहे थे, उसी दिनों के बाद तब से लेकर के हमारे देश में जो माहौल बना है अफगानिस्तान का। और मैंने तमाम मीडिया चैनल देखे, वो मीडिया चैनल तमाम उसी तरह तालिबान को आतंकी संगठन और तालिबानियों को आतंकवादी कहकर बुलाया जा रहा है। मैं इसको ये समझने में बड़ा खुद को मैं नहीं समझ पाया कि ये वर्ड तालिबान के लिए क्यों इस्तेमाल किया गया है, हमारे मीडिया इसे क्यों इस्तेमाल कर रहा है।
क्योंकि तालिबान को ना तो यूएनओ के किसी संगठन ने आतंकवादी संगठन करार दिया है, ना जो 20 साल से अमेरिका अफगानिस्तान में डेरा डाले हुए था, अमेरिका ने भी तालिबान को आतंकवादी संगठन की कैटेगरी में नहीं रखा है। और न ही भारत सरकार का जो गृह मंत्रालय है उसने जो आतंकवादी संगठनों की लिस्ट बनाई है जिसे हम आतंकवादी संगठन मानते हैं, उसमें भी तालिबान का नाम नहीं है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान का नाम उसमें है, लेकिन जो अफगानिस्तान का तालिबान है उसका नाम उस आतंकवादी वाली लिस्ट में नहीं है। और बार बार जो टीवी चैनल पे एक्सपर्ट आ रहे हैं, खासकर मुस्लिम एक्सपर्ट जो आ रहे हैं, उनसे तमाम टीवी चैनल पे एंकर जो है वो जोर देने बात पूछ रहे हैं आप तालिबान को आतंकवादी संगठन मानते हैं कि नहीं मानते हैं। मुझे लगता है कि ये एक दूसरे देश के मामलात में हमारे मीडिया कर्मियों का एक गैर जरूरी दखल है। भाई आतंकवादी कौन है, आतंकवादी संगठन कौन है, नहीं ये तय करना किसी मेरा आपका या हम जैसे दूसरे जो एक्सपर्ट हैं उनका काम नहीं है, और हमारी एक इंडिविजुअल की ओपिनियन कोई मायने नहीं रखती है। इसका एक सिस्टम है। अगर हमारी भारत सरकार का जो गृह मंत्रालय है वो गृह मंत्रालय किसी बिना पर उसे आतंकवादी संगठन मानता है, उसे ब्लैकलिस्ट करता है, तो हम उसे आतंकवादी संगठन कहेंगे, अगर नहीं करता तो हम नहीं कहेंगे। तो ये तो हुई एक बात। दूसरी बात जो आपने कही कि सरकार को क्या करना चाहिए, तो इसमें तो क्योंकि सरकार खुद वेट एंड वॉच की स्थिति में है, और हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, वो चूंकि फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं और विदेश मामलों के बहुत बड़े जानकार हैं, तो जो भी फैसला होगा वो उनकी रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार फैसला करेगी। इसलिए बैठेगी, विदेश मंत्रालय का होगा, और जो भी फैसला होगा वो देश के हितों को ध्यान में रख के किया जाएगा। जैसे अभी भारत सरकार ने कहा कि हमारी जो पहली प्राथमिकता है वो अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने की है, और उस दिशा में सरकार ने कदम उठाया भी है। एयरपोर्ट से कुछ वहाँ पर प्लेन गए हैं जो भारतीयों को लेकर के वापस आए हैं। तो ये सही बात है कि किसी भी देश की पहली चिंता होनी चाहिए, अगर किसी दूसरे देश में कोई राजनीतिक संकट पैदा होता है, संवैधानिक संकट पैदा होता है, या सिविल वार की पोजीशन स्थिति आती है, या हालात खराब होते हैं, तो पहली चिंता किसी भी देश को करनी चाहिए कि जो फंसे हुए नागरिक हैं उनको कैसे सुरक्षित वापस लाया जाए। जब वो नागरिक सुरक्षित वापस आ जाए उसके बाद भारत सरकार तय करेगी कि हमें अफगानिस्तान में जो नई सरकार बनी है, अभी तो ये साफ नहीं हुआ है कि अफगानिस्तान किस दर्जे हुकूमत को वहाँ कायम करेगा और उसकी अपनी पॉलिसी क्या होगी। हालांकि अफगानिस्तान की तरफ से ये बात कही जा रही है कि साहब जिन देशों ने अफगानिस्तान के डेवलपमेंट में भूमिका निभाई है उनके साथ वो दोस्ताना ताल्लुकात रखेगा, और ऐसी भी खबरें आई हैं। हालांकि इन खबरों की पुष्टि अपने लेवल पे कर पाना पॉसिबल है, नामुनासिब है, लेकिन इस तरह की खबरें आई है कि अफगानिस्तान में तालिबान ने अपना अफगानिस्तान पर कब्जा करने से पहले भारत सरकार से कॉन्टेक्ट किया था और ये कहा था अपना दूतावास खाली मत कीजिए और आपको सुरक्षा की गारंटी दी जाती है। यह खबर ये भी आई है जो कि सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के दिल्ली के चेयरमैन है मनजिंदर सिंह सिरसा, उन्होंने 2 दिन पहले ट्वीट किया था कि अब तालिबान के कुछ लोग उनके गुरुद्वारे में, वहाँ काबुल में जो बड़ा गुरुद्वारा है वहाँ पर आए थे, और उन्होंने वहाँ शरण लिए हुए हिंदू और सिख लोगों की सुरक्षा की गारंटी दी है। तो ये तमाम खबरें अभी आ रही हैं और वेट एंड वॉच की स्थिति में पूरा देश है, सरकार है। तो अभी ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि सरकार को वहाँ की सरकार से कैसे रिश्ते रखने चाहिए, क्योंकि अभी वहाँ की सरकार की चक्र सामने नहीं आई है, उसकी पॉलिसी सामने नहीं आई है। जहाँ तक औरतों के ताल्लुक से बात की जा रही है कि भाई औरतों को अफगानिस्तान के तालिबान के जो तर्जुमान है उन्होंने कहा कि साहब जो हुकूक औरतों को शरीयत में दिए हैं वो हुकूक हम उनसे देंगे, लेकिन बात फिर वही घूमते क्या जाती है, शरीयत कौन सी शरीयत? तो मेरी नजर में यूसुफ भाई इस पर आगे बात करेंगे। हम पुष्पमित्रा जी से जान लेते हैं कि क्या अफगानिस्तान पर पूरी तरह इनका कब्जा हो चुका है तालिबान का, या कहीं इनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है, क्योंकि खबर यह है कि पंशीर में इनके खिलाफ में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, और अमरुल्लाह स्वाले जो उप राष्ट्रपति थे उन्होंने शरण ले रखी है। अब ये भी याद होगा कि 1999 में जब अजीत डोभाल हमारे जो अभी सुरक्षा सलाहकार हैं वो कंधार गए थे, तो उस समय उन्होंने वहाँ 2 लोगों को पाया था जो ISI के लोग थे। तो क्या ISI ने इसमें कोई भूमिका निभाई है, ये भी एक बड़ा सवाल है। अगर ऐसा कुछ होगा तो वो देश के लिए एक चुनौती की बात हो सकती है।
तो पुष्पमित्रा जी, आप इसको किस नज़र से देख रहे हैं कि क्या तालिबान का कब्ज़ा पूरी तरह हो चुका है, या विरोध प्रदर्शन हो रहा है, या कोई ऐसे लोग हैं जैसे पहले 1999 में नॉर्दर्न अलायंस के लोग उसकी मुखालफत कर रहे थे और उन्होंने पूरा फ्रंट बनाया हुआ था, क्या अभी भी ऐसा कुछ है या उनका पूरी तरह कब्जा होने का संभावना है? जी, अभी तक जो खबरें आ रही है उसमें कुछ लोगों के विरोध की खबरें तो जरूर हम लोगों को दिख रही है। और वो खबरें, ये अफगानिस्तान से जो अभी खबर आ रही है वो किन स्रोतों से आ रही है और जिन स्रोतों से खबर आ रही है उनका क्या इंटरेस्ट है, उस पर बहुत सारी चीजें निर्भर होती है। हमारे हमारे पास कोई वहाँ बहुत पुख्ता स्रोत नहीं है। जो वेस्टर्न मीडिया है वो जो खबरें देता है वही हम जान पाते हैं। उनसे पता चल रहा है कि कहीं कहीं कुछ ना कुछ विरोध हो रहा है, लेकिन फिर वो विरोध कितना मजबूत है और वो तालिबान को कितना टक्कर दे पाएगी, वो लोग कितना टक्कर दे पाएंगे, ये अभी से कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये जरूर दिख रहा है कि तालिबान अफगानिस्तान में जो बदलाव हो रहा है और जो हो चुका है उसमें पाकिस्तान के इंटरेस्ट साफ साफ नजर आ रहे हैं, चीन के इंटरेस्ट साफ साफ नजर आ रहे हैं। ये लोग एक्टिव हो चुके हैं। भारत उस ढंग से अभी एक्टिव नहीं हुआ है। भारत बहुत स्लो तरीके से, जो हमारे देश में जो सबसे अच्छे जानकार अफगानिस्तान के माने जाते हैं, वैदिक जी बार बार लिख रहे हैं कि भारत अभी कुछ कर नहीं रहा है जिस तरह से दूसरे देश वहाँ एक्टिव हो रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी देश है और उसका हमारे लिए बड़ा महत्व रहा है। हमेशा से हम लोग अफगानिस्तान के साथ रहे हैं, खासतौर पर पाकिस्तान के बनने के बाद। कई बार ऐसा होता रहा है कि भारत और अफगानिस्तान एक तरीके से सोचते हुए, एक तरीके से बात करते हुए नजर आते थे। इसलिए यहाँ से भारत को वहाँ एक जिस ढंग से होना चाहिए था, अभी हम लोग चाहिए। ये तो एक बात है। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ रखना चाह रहा हूँ उनके सामने, मैं थोड़ी जानकारी उस मामले में मेरी ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये मैं समझता हूँ अभी दुनिया में कहीं भी कुछ हो रहा है, दुनिया के किसी भी फ्रंट में, भारत की अपनी स्थिति अब ऐसी है, वो हम लोग इतने आपसी अंतर विरोधों में ही घिरे हुए हैं कि हम लोग हर मुद्दे को लेकर आपस में ही कंफ्यूज हो जाते हैं और दो धड़े में पड़ जाते हैं। इजराइल में कुछ हो जाता है तो पता चलता है कि इजराइल का मसला तो अलग है, लेकिन हिंदुस्तान में ही लोग आपस में डिबेट कर रहे हैं कि इजराइल के फेवर में होना चाहिए, इजराइल के अगेंस्ट में होना चाहिए। ट्रंप का मसला आता है तो ट्रंप के मसले में भी हिंदुस्तान, ट्रंप को हम लोग कुछ नहीं करते, हम लोग आपस में डिबेट करते हैं, वो मीडिया में भी होता है। और हमारा देश भी खुद कई तरीके से अभी बदल रहा है, यहाँ की बहुत सारी पॉलिसीज बदल रही है, बहुत सारे तरीके बदल रहे हैं, क्योंकि हमारे देश की जो बुनियाद है 15 अगस्त को, हम लोग सब जानते हैं कि वो एक अलग ढंग की बुनियाद है। 15 अगस्त को जब ये तय हो रहा था 14 अगस्त की 1945 में कि भारत दो मुल्कों में बढ़ जाएगा, तब पाकिस्तान ने तय किया था कि वो एक इस्लामिक देश बनेगा, लेकिन भारत ने तय नहीं किया था। भारत ने तय किया था कि वो एक सेकुलर देश बनेगा और यहाँ हर तरह के लोग, हर जाति, हर मजहब, हर विचार, हर सोच के लोग एक साथ रहेंगे। और हमारे नेताओं ने यह तय किया था कि हम धर्म के मामले में नहीं जाएंगे, हम अपने सत्ता को लोकतंत्र से चलाएंगे, डेमोक्रेसी से चलाएंगे और आपस में मिलजुल के चलाएंगे। वो जो चीज़ थी, हम लोग अभी भी उसके समर्थक हैं। और अफगानिस्तान में जो भी बदलाव हो रहे हैं वो हमें इसलिए भी परेशान कर रहे हैं कि वहाँ फिर पाकिस्तान की तरह ही एक ऐसी बात हो रही है कि वो एक धर्म के, मजहब के आधार पर चलने वाला राज्य बन रहा है, जो हम लोगों को तकलीफ दे लग रहा है, खासतौर पर एक लोकतांत्रिक देश के होने के नाते। ये हमारे लिए एक नागरिक होने के नाते हिंदुस्तान के एक चिंता का विषय है कि दुनिया में इन दिनों खुद हमारा देश भी बदल रहा है और दुनिया में इस तरह की चीजें बढ़, तो किसी धर्म, किसी मजहब, किसी इवन की किसी वाद, किसी रंग, किसी पूर्वाग्रह के आधार पर जो सत्ता चलती है, जो सब लोगों को एक साथ होने से रोकती है, ऐसी सत्ता आ रही है। ये चिंता की चीज़ जरूरी है और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान को भी अभी तय करना है कि वो किस रूप में आता है। क्या वो इसको मान्यता देता है या फिर वो चाहता है कि वहाँ एक डेमोक्रेटिक सेटअप तैयार हो और तालिबान पर भी दबाव डालता है कि आप पहले आ गए हैं, आपने सत्ता संभाल ली है, लेकिन आपको अपना शासन इस तरह से चलाना चाहिए कि वहाँ के लोगों, महिलाओं, वहाँ के दूसरे लोगों जो अलग ढंग से सोचते हैं उनको भी वहाँ साथ साथ रहने की और ढंग से रहने की सबको इजाज़त मिले और सब अपन चैन से रह सके, इसके लिए दबाव डालता है। ये क्या करते हैं ये देखने की बात जरूर होगी, लेकिन हमको हमेशा याद रखना चाहिए कि हम लोग एक सेकुलर और एक डेमोक्रेटिक देश है और हम लोगों को इन चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए। फिलहाल मुझे ऐसा ही लगता है। जी पुष्पेंद्र जी, बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही
साफगोई से बातें रखी हैं। आपको ध्यान होगा कुछ रिपोर्ट्स हम देख रहे थे, 2016 की रिपोर्ट आई इंटरनेशनल लेवल पर, जिसमें ये बताया गया कि तालिबान की मौजूदगी वहाँ थी। 2018 की रिपोर्ट भी बताती है कि तालिबान वहाँ मौजूद थे, और 2020 की रिपोर्ट भी बताती है कि तालिबान वहाँ मौजूद थे। तो अगर उनकी मौजूदगी थी, फिर विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है? इसमें तो एक और सवाल है कि वहाँ 4 ग्रुप हैं, एक पश्तून है, उज़्बेक हैं, ताजिक हैं और हज़ारा हैं। ये 4 कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पर, जिनकी तादाद पश्तून सबसे ज़्यादा है और बाकी लोगों की तादाद कम है। हज़ारा के बारे में कहा जाता है कि उनकी तादाद 9% है और वो शिया कम्युनिटी से ज़्यादा ताल्लुक़ रखते हैं। तो एक और इशू है कि अहमद शाह मसूद जब होते थे नॉर्दर्न अलायंस के, तो उन्होंने पूरा तालिबान के ख़िलाफ़ एक मोर्चा खोला था और पंजशीर में कब्ज़ा नहीं होने दिया था। अभी भी विरोध प्रदर्शन पंजशीर में हो रहे हैं, लेकिन ये भी खबरें हैं कि वो पूरी तरह वहाँ कामयाब नहीं हो पाएंगे। उन्होंने जबकि इंटरनेशनल मदद की गुहार लगाई है, लेकिन शायद वो उस तरह से अब मुकाबला तालिबान का नहीं कर पाएंगे। एक जो बुनियादी सवाल बनता है कि जो प्रवक्ता हैं तालिबान के, नईम साहब, नईम ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें कही कि हम अपनी धरती को किसी भी देश के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, हम सबकी हिफाजत करेंगे, सारी एम्बेसीज़ के बाहर उन्होंने चौकसी बैठा दी है। उन्होंने कहा है कि हम औरतों की पार्टिसिपेशन करवाएंगे। फिर इंटरनेशनल मीडिया और मीडिया को क्यों विश्वास नहीं हो रहा तालिबान के इन वक्तव्यों पे? यूसुफ साहब। देखिए गजाली साहब, जो अहम मुद्दा आपने उठाया कि जो वहाँ पे जो एथनिक ग्रुप्स हैं अफगानिस्तान में, तो जिस तरह बाकी मुल्कों में अलग अलग नस्ल के लोग होते हैं, उसी तरह से अफगानिस्तान में भी है। और अफगानिस्तान में कबीलाई संस्कृति रही है। और एक अफगानिस्तान के बारे में एक बात और कही जाती है कि अफगानी पीस की पोजीशन में तभी होते हैं जब वो वॉर कर रहे होते हैं। तो ये पुराना उनका है और यही शायद वजह थी कि अंग्रेज़ों ने भी अफगानिस्तान पे, अंग्रेज भी काबू नहीं पा सके थे। ये उनकी फितरत है, लड़ना उनकी फितरत है, कथान फितरत कह सकते हैं इसे आप। तो ये तो हर उनका एक इंटरनल मैटर है कि भाई वो अफगानिस्तान में तालिबान पूरे में कब्जा कर पाएगा कि 90% में कब्जा कर पाएगा। और अभी यही खबरें आई है कि जब 3 दिनों में शायद हक्कानी ग्रुप जो है उसने तालिबान से अपना कब्जा वापस ले लिया है। तो उस तरह की चीज़ें लगातार आती रहेंगी। तो जो अहम बात आपने कही कि तालिबान पर भरोसा क्यों नहीं हो पा रहा, इस मुद्दे पर हम आते हैं। देखिए, एक न्यूटन का लॉ है, पहला लॉ गति का है, जिसे हम कहते हैं कोई वस्तु अगर स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में ही रहेगी जब तक कि बाहर से कोई बल लगाकर उसे गतिमान न कर दिया जाए। और कोई वस्तु अगर गति अवस्था में है तो वो चलती रहेगी जब तक कि बाहर से बल लगाकर उसे रोक न दिया जाए। तो तालिबान का जो शासन 1996 से लेकर 2001 तक दुनिया ने देखा है, वो बहुत ही भयावह था। वो तालिबान के इतिहास में काले पन्नों की तरह है। मैं खुद एक मुसलमान हूँ और कुरान का तालिब इल्म हूँ, और मैं उसके हिसाब से कह सकता हूँ कि साहब जिस शरीयत को लागू करने के बाद तालिबान ने की थी और जिसकी बिना पर बच्चों की पढ़ाई को रोका गया, बच्चों के स्कूल को बंद किया गया, औरतों को जबरन बुर्का लादा गया, उनके घर से बाहर निकालने पर पाबंदी लगाई गई, जैसा कोई भी औरत गैर महरम के साथ बिना महरम के घर से बाहर नहीं निकलेगी, इन तमाम चीज़ों में कहीं कोई इस्लाम नजर नहीं आता। तो क्योंकि 6 साल का जो शासन तालिबान का देखा, वहाँ जब तालिबान का शासन था तो जितने पाकिस्तान में आतंकवादी ग्रुप है जो भारत में कश्मीर में इंसर्जेंसी फैला रहे हैं, उन सबको अफगानिस्तान में वहाँ शय मिली हुई थी, वहाँ उनका ठिकाने थे। और जब पाकिस्तान, जब ओसामा बिन लादेन, जो कहा जाता है कि अमेरिका में जो WTC पर अटैक हुआ, हवाई प्लेन से अटैक हुआ, इसका इल्ज़ाम ओसामा बिन लादेन पे लगा, तो ओसामा बिन लादेन ने भी वहाँ शरण ली हुई थी। और यही वजह थी कि अमेरिका के नेतृत्व में नाटो ने वहाँ पर बमबारी की और ओसामा बिन लादेन का जो संगठन था अल-कायदा, इसको वहाँ नेस्तनाबूद किया। तो ये तो था कि उस वक्त अफगानिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल दूसरे देशों में आतंक फैलाने के लिए हो रहा था।
लेकिन सच्चाई दुनिया के सामने आ गई है, क्योंकि कुछ लोग कंफ्रंट करते हैं कि साहब अलकायदा का हाथ WTC को उड़ाने में नहीं था, लेकिन वो थ्योरी कहीं साबित तो नहीं होती है। अभी तक तो ये थ्योरी साबित होती है कि भाई अफगानी ओसामा बिन लादेन ने, अलकायदा ने वो हमले कराए थे WTC 10 वर्ल्ड ट्रेड टावर को गिराया था हवाई हमले से, हवाई जहाज के हमले से। और उसके बदले में जहाँ वो छुपा हुआ था वहां अमेरिका ने अटैक किया, उसको खत्म किया। बाद में एटाबाद में, पाकिस्तान के एटाबाद में अब ओसामा बिन लादेन का भी अंत हुआ, जो कि अमरीकी फिल्म ने किया। तो अब क्योंकि अफगानिस्तान इन तमाम चीजों को लेकर सवालों के घेरे में है, और ये जो अफगानिस्तान में तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा किया है, ये एक तरह से कहा जाएगा कि ये बगैर खून खराबे के हैं। क्योंकि 1996 में जब कब्जा किया था तो हमने देखा कि वहाँ उस वक्त के जो प्रधानमंत्री थे नजीबुल्लाह, और उनके भाइयों की लाशें वहाँ राष्ट्रपति भवन पे लटक रही थी। तो उसमें और आज के इस कब्जे में फर्क तो है, वो खून खराबने वाला था और ये बगैर खून खराबे के है। अब क्योंकि तालिबान को लंबे समय तक हुकूमत करनी है जैसा कि उनका प्लान है, और जो अमेरिका और तालिबान के बीच एक एग्रीमेंट हुआ 2020 में, उसके बाद उस एग्रीमेंट से क्या हुआ, तभी से ये तय हो गया था कि भाई देर सवेर तालिबान का कब्जा अफगानिस्तान में होगा। और अमेरिका क्यों अचानक छोड़कर भागा? अमेरिका की एजेंसी, खुफिया एजेंसी जो है, क्या उसे अंदाजा नहीं था कि तालिबान का कितना बड़ा तालिबान के पास कितनी बड़ी फोर्स है, उसका कितना कब्जा है, कितना असर लोगों में है? कहीं कोई विरोध नहीं हुआ जब तालिबान ने कब्जा किया, काबुल में कदम रखा, तो उनका कहीं कोई विरोध नहीं हुआ। तो तालिबान ने ये ऐलान कर दिया कि साहब हम किसी पर हाथ नहीं उठाएंगे और जो अपने घरों में रहे लोग बाहर न निकले। यानी ये था कि अगर विरोध होता तो खून खराबा करते, जैसे कि अशरफ गनी राष्ट्रपति थे, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति थे, उन्होंने इस्तीफा दिया तो चले गए। उन्होंने कहा कि अगर मैं मारूफ तो मैं मार दिया जाता। और अभी भी तालिबान की तरफ से बात की जा रही है साहब वो आरोपी है, खबर के आरोपी है और उनका मुकदमा चलाया जाएगा, ये बात उनकी तरफ से हो रही है। तो चूंकि तालिबान का जो 6 साल का शासन था, दुनिया ने देखा कि वहाँ औरतों के किस तरह के जुल्म हुए, किस तरह एक पूरे जो तालीमी इदारे थे उनको तहस नहस किया गया, शहर के शहर बर्बाद किए गए। तो शायद अपनी वो तस्वीर बदलने के लिए तालिबान ने अपनी तरफ से ये ऐलान किया है कि साहब वो इस बार पुरानी जैसी हरकतें नहीं करेंगे। कल भी मैं एक डिबेट में था तो मैंने देखा, कल मैं डिबेट देख रहा था, उसमें जफर शरीफ वाला जो कि मोदी समर्थक माने जाते हैं और काफी दिन दिल्ली में रहे, मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, उन्होंने एक बात बताई कि साहब एक बार तालिबान के जो तर्जुमान है उनके साथ उनका कोई वेबिनार हुआ था कुछ दिन पहले, तो उसमें उन्होंने सवाल पूछा था कि अगर आपकी सरकार अफगानिस्तान में आएगी तो औरतों के साथ आप कैसा सुलूक करेंगे। तो उससे उन्होंने बताया था कि साहब हम शरीयत के हिसाब से औरतों को हक देंगे। अब यहाँ डिबेटेबल पॉइंट यह है कि शरीयत क्या है और किस शरीयत को वो फॉलो करेंगे, क्योंकि इस्लाम कोई एक होमोजीनियस इस्लाम तो है नहीं। इस्लाम के थॉट्स अलग अलग है, एक देवबंद की विचारधारा है, बरेलवी विचारधारा है, उसमें बाद ही है, शिया में अलग है, शियाओं में बहुत सारे अलग अलग ग्रुप है। यूसुफ भाई ये बहुत लंबी बहस हो जाएगी, हम शरीयत पे इस वक्त नहीं डिस्कस करेंगे। हमें ये देखना है कि भारत के सामने क्या चुनौती है और उसमें भूमिका क्या निभा सकता है भारत, क्योंकि 2004 में आधा मिनट का टाइम दीजिए। तो जो बात आपने कही कि भाई उन्होंने क्यों ऐसा कहा, तो उनकी तरफ से जो बात कही जा रही है कि भाई हम औरतों को भी हुकूक देंगे, और जो एक बात कही है कि भाई हम अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी दूसरे देश में आतंक फैलाने के लिए नहीं करने देंगे। यह भारत की शर्त थी जब अफगानिस्तान में नई सरकार बनी, हामिद करज़ई प्रधानमंत्री बने, तो तब भी भारत के साथ ये एग्रीमेंट था, भारत उसी पोजीशन में अफगानिस्तान को सपोर्ट करेगा जब वो गारंटी दे कि उसकी जमीन का इस्तेमाल भारत के आतंक फैलाने वाले संगठनों को नहीं करने दिया जाएगा। तो एक भारत के साथ एग्रीमेंट है, और इसीलिए भारत के अफगानिस्तान के साथ एक जमाने में अफगानिस्तान भारत का हिस्सा रहा है। औरंगजेब के जमाने में अफगानिस्तान कंधार तक उनका शासन था, हिस्सा रहा है। उससे पहले अगर हम जाए तो गांधारी जो थी वो महाभारत को अगर आपने देखी हो तो कंधार की गांधारी थी, जो वाइफ थी। तो वो उस तरह के भारत में सांस्कृतिक रिश्ते रहे हैं, कारोबारी रिश्ते रहे हैं, और अभी भारत ने पिछले 20 साल में वहाँ बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट किया है। वहाँ से सशक्त बनाने में भारत का बड़ा रोल रहा है, 700 करोड़ रुपया भारत ने खर्च किया है। इसके अलावा दिल्ली में प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं वहाँ पर, तो एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है, कहा जाता है $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट वहाँ पर है। तो उस इन्वेस्टमेंट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि क्योंकि भारत सरकार वेट एंड वॉच की स्थिति में है, हमें इंतजार करना चाहिए कि पहले तालिबान अपनी स्थिति क्लियर करे कि वो किस तरह की
हुकूमत वह कायम करेगा, उसके बाद बाकी देश तय करेंगे कि तालिबान को मान्यता देनी है या नहीं देनी है तो किन शर्तों पर देनी है, और उससे वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे हम डेमोक्रेटिक कंट्री है, कोई पूछा मित्र जी ने कहा, तो हम ये चाहेंगे कि दुनिया भर में डेमोक्रेसी आए, डेमोक्रेसी की मजबूती हो। और अगर तालिबान शरीयत की बात कर रहा है तो भाई डेमोक्रेसी तो इस्लाम का बुनियादी उसूल है। देखिए, जो इस्लामी मुल्क वो उसे मानते नहीं है, वो अपना ही इस्लाम मानते हैं। तो डेमोक्रेसी तो इस्लाम का है भाई। रसूल अल्लाह के बाद रसूल अल्लाह ने किसी और को तो खलीफा नहीं बना, तो डेमोक्रेटिक तरीके से हजरत अबू बकर सिद्दीक चुने गए। यजीद के आने से पहले तक डेमोक्रेटिक तरीके से खलीफा चुने जाते थे ना। तो डेमोक्रेसी को अगर जी। मना कर रहा है अफगानिस्तान, तो तो सवाल पैदा होता है यूसुफ भाई बहुत अहम बात आपने कही कि डेमोक्रेसी इस्लाम का उसूल है, शरीयत का उसूल है। देखिए 2004 में अफ़गानिस्तान को लेकर स्टेट पॉलिसी भारत की बनी थी, और उस स्टेट पॉलिसी में अभी तक कोई तब्दीली नहीं हुई। यूपीए ने भी उसी पॉलिसी को कंटिन्यू किया, और जब मोदी साहब की गवर्नमेंट बनी तो मोदी गवर्नमेंट ने भी उसी पॉलिसी को कंटिन्यू किया है। उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही हमने वहाँ इन्वेस्टमेंट किया है और बहुत सारी चीज़ें की हैं। ये एक बात कही जाती रही है कि तालिबान और ख़ास तौर से अफ़गानिस्तान जो है, उनके दोनों के ताल्लुक से, कि वहाँ ड्रग्स का एक नेक्सस बना, गलत तरीके से जो माइनिंग है वो हुई गैर कानूनी तरीके पर, और इन दोनों चीज़ों से जो पैसा जमा किया गया उसकी मदद से दुनिया भर में ये आतंकवादी गतिविधियाँ हुई, दहशतगर्दी फैलाई गई। तो हमारी चिंता का विषय यह है कि अब अगर उनकी आर्थिक मदद देशों ने रोक दी, जैसा कि दूसरे देशों पर सैंक्शन लगती रही है, एक ज़माने में भारत पर भी लगी थी, तो अफ़गानिस्तान इस पोजीशन में नहीं होगा कि वो सरवाइव कर सके। पुष्पमित्रा जी, आप क्या समझते हैं कि अगर उन पर सैंक्शंस लगती हैं और उनकी मदद रोक दी जाती है, जैसे कि अमेरिका ने अभी अफ़गानिस्तान का पूरा पैसा फ्रीज़ किया हुआ है, ऐसी कंडीशन में वहाँ की गवर्नमेंट कैसे चलेगी? क्या वो भारत के लिए कोई चुनौती पैदा कर सकते हैं? देखिए, अफगानिस्तान में तालिबान की मौजूदगी में एक बड़ा रोल चीन का है या नहीं, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन उसका असर दिखेगा, क्योंकि अफगानिस्तान सिर्फ एक देश भर नहीं है। इस वक्त जिस तरह से सिल्क रूट पर चीन कब्जा करना चाह रहा है और उसको डेवलप करना चाह रहा है, उसमें अफगानिस्तान की एक बड़ी भूमिका है। और चीन लगातार भारत को इस तरह से भारत के पड़ोसी देशों से उसके संबंध भी खराब कर रहा है। उसके नज़रिए से भी अफगानिस्तान को देखना पड़ेगा। ये तो आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है कि अगर अफगानिस्तान पर प्रतिबंध लगते हैं, उसके पास पैसा नहीं आता है, तालिबान फिर क्या करेगा? तो तालिबान का अपना इतिहास है कि वो गलत चीज़ों को प्रमोट करता है, चाहे वो ड्रग्स हो या इस तरह के व्यापार हो, और कुछ आतंकवादी गतिविधियाँ भी है, इनको भी प्रमोट करता है, तो उसका असर भी भारत को पड़ेगा। तो ये, लेकिन ये एक पहलू है। लेकिन दूसरा बड़ा पहलू ये है कि जिस तरह से इस पूरे इलाके में चीन का आधिपत्य बढ़ रहा है, तो क्या चीन इस मसले पर कैसे रुख अपनाता है, ये देखने वाली बात होगी। और जिस तरह से चीन भारत के संबंध उसके अपने पड़ोसी देशों से लगातार खराब कर रहा है, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान से तो हमारे संबंध पहले से खराब हैं ही, और भी जो पड़ोसी देश है उनके संबंध लगातार बिगड़ रहे हैं। तो अफगानिस्तान का भी उसमें नंबर आ जाए कहीं, तो कैसे हम लोग बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे पूरे इलाके में, और चारों तरफ से हमारे जो देश होंगे वो हमारे दुश्मन होंगे। और हम देख रहे हैं कि लगातार हमारी सरकार इसमें कुछ कर नहीं पा रही है, कुछ भी बहुत पॉजिटिव नहीं कर पा रही है। ना बांग्लादेश से कोई संबंध बेहतर हो रहे हैं, ना म्यांमार से हो रहे हैं, ना नेपाल से हो रहे हैं, ना श्रीलंका का तो खैर कोई सवाल ही नहीं है, वहाँ भी चीन की मौजूदगी है, और पाकिस्तान से भी नहीं हो रहे हैं, और अफगानिस्तान से भी एक समय के बाद हो सकता है कि खराब हो जाए। हमको तो सोचना चाहिए कि हम इस स्थिति से कैसे बाहर निकलें और अपनी एक्टिव भूमिका कैसे निभाएं। एक तो ये है। दूसरा ये है कि क्या सचमुच चीन भी तालिबान को छोड़ देगा, अगर जैसे राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे देश को छोड़ रहे हैं? क्योंकि इनके वक्त इतना बदल गया है कि अभी दुनिया में केवल यूरोपीय नेशन या अमेरिका की वजह से ही कुछ नहीं हो रहा है। अब चीन एक बड़ा फैक्टर है जो हर चीज़ को इन्फ्लुएंस कर रहा है, खासतौर पर एशिया में जो कर ही रहा है। तो रूस भी है,
क्या ये दोनों उसके खिलाफ जाएंगे या दोनों इसको सपोर्ट करेंगे? ये भी तो एक पहलू मुझे लगता है। दूसरा पहलू ये है कि भारत को किस तरह से क्या रुख अपनाना चाहिए इस वक्त में, खासतौर पर जब चीन का प्रभुत्व बढ़ रहा है और एक हमारा जो पुराना सिल्क रूट था उस पर तालिबान जैसे एक समूह का कब्जा हो गया है और चीन लगातार एक्टिव भी है वहाँ अपने लिए एक बेहतर गुंजाइश बनाने के लिए, और हमारे सारे इन्वेस्टमेंट अब बेकार हो रहे हैं। तो हमको सोचना पड़ेगा कि हम तालिबान के बिल्कुल, साथ बहुत इम्पोर्टेंट आपने बात कही है कि चाइना, रूस, पाकिस्तान, सऊदी अरबिया, यूएई, तजाकिस्तान और ईरान, ये ऐसा बड़ा जंग है, अगर ये बन जाता है तो भारत के लिए काफ़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। यूसुफ साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि आप देख रहे हैं कि चाइना साउथ अफ्रीका में दहशतगर्दी को झेल रहा है, उसकी बहुत सारी कंपनियां वहाँ काम कर रही हैं और उनको कंटिन्यू थ्रेट है दहशतगर्दी की। इसी तरह खुद पाकिस्तान के लिए तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो उनके लिए एक थ्रेट पैदा करती रही है। तो क्या तालिबान की वजह से इन दोनों को इंटरनल भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है? पाकिस्तान और चाइना के लिए भी कोई थ्रेट हो सकती है क्या? देखिए मुजफ्फर साहब, जो टेररिज्म है वो तो सोसाइटी के लिए एक कैंसर की तरह एक नासूर है। वो किसी भी मुल्क में हो तो टेररिज्म, गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म तो होता नहीं है। टेररिज्म तो टेररिज्म है। तो और टेररिज्म का दर्द वही समझ सकता है जो उसे झेल रहा है। तो जब कश्मीर में टेररिज्म होता है या नॉर्थ ईस्ट में हमारे यहाँ टेररिज्म होता है या देश के बाकी हिस्सों में जब आतंकवादी घटनाएं होती हैं, तो पाकिस्तान कहता है साहब ये तो मुजाहिदीन है, तो सपोर्ट करता है। और जब खुद के यहाँ होता है तब वो कहता है मैं तो आतंकवाद का पीड़ित हूँ। तो ये तो पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि भाई उसे किस तरफ रहना है, टेररिज्म का साथ देना है कि टेररिज्म के खिलाफ खड़े होना है। वही चाइना का भी है। तो चाइना क्या है, चाइना के आर्थिक हित सर्वोपरि है, क्योंकि चाइना की इतनी बड़ी आबादी और अपनी आबादी को उसने काम पे लगाया हुआ है। उसने अपनी आबादी को एक ह्यूमन रिसोर्स के रूप में डेवलप करके उसे एसेट माना है, बोझ नहीं माना है। और उसने हर हाथ को काम वाली पॉलिसी अपना कर दिया है। तो उसके लिए मजबूरी है कि वो अपने आर्थिक हितों को साधने के लिए दुनिया भर में उनका सामान बनता है, पूरी दुनिया में जाके वो बेचते हैं। उसको वो देखने के लिए कुछ वो आगे पीछे करके सोच सकते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा मुश्किलात तो हमारे सामने है ना, कि भाई हम क्या करेंगे। भाई हमारे प्रधानमंत्री ने अमेरिका में जाकर भी कहा आपकी बात ट्रम्प सरकार, और भारत में भी नमस्ते ट्रम्प कार्यक्रम किया और वहां भी कहा आपकी बात ट्रम्प सरकार। लेकिन ट्रम्प सरकार तो बनी नहीं, वहां तो बनी बाइडेन की सरकार। तो क्या बाइडेन की सरकार बनने के बाद भारत सरकार ने अमेरिका से ताल्लुकात खराब कर दिए? नहीं किए। इसी तरह पाकिस्तान लगातार हमारे ऊपर सीज फायर का भी उल्लंघन कर रहा है, आतंकवादी घटनाओं को भी उसने अंजाम दिया है। और जो भारत ने इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठाई थी, 2000 पेश किया था, 20 साल से हम लोग लगातार सुन रहे हैं कि भाई भारत के मोस्ट वांटेड जो है पाकिस्तान में छिपे हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान उसे न कबूल करने को तैयार है और न किसी अंतर्राष्ट्रीय जवाब में आने को तैयार है। लेकिन उसके बावजूद भी भारत सरकार ने पाकिस्तान से ताल्लुकात तो खत्म नहीं किए हैं। उनका कौंसिल हमारे यहाँ काम करता है, हमारा कौंसिल वहाँ काम करता है। उससे कभी कभार कमी आ जाती तो वो हमारे कौंसिलेट को या जो हमारे राजनीतिक होते हैं उनको जासूसी का आरोप लगा के निकालते हैं, दो वो निकालते, चार हम निकाल देते हैं। क्योंकि रिलेशन तो नहीं करेगा, कहना के डिप्लोमेटिक तरीके से ट्रैक के ऊपर बातचीत भी चल रही होगी। तो भारत जो अफगानिस्तान और तालिबान के बीच बातचीत हुई है ट्रैक टू पर, ये भी कहा जाता है कि भारत की रुझानगी भी उसके अंदर थी और भारत की सहमति के साथ ये सारा तालिबान के साथ अमेरिका ने किया है। तो अब भारत सरकार का जो हित है 15 अगस्त से लेके आज 22 अगस्त आ गई है, एक हफ्ता हो गया है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने अफगानिस्तान पर अभी तक अपनी तस्वीर साफ नहीं की। ये क्या बताता है? तो हमारी दुविधा सामने लाता है ना कि भाई हम अब हमारी दुविधा क्या है। तो सरकार तो अपनी तस्वीर साफ कर नहीं रही है और हम आपस में जो सूचना मित्र बता रहे हैं आपस में लड़े जा रहे हैं प्रो तालिबान और एंटी तालिबान। और सबसे खराब स्थिति तो ये है, वो मुझे अखबार 12 साहब का शेर याद आया, दूसरों पर जब तबसरा कीजिए आईना सामने रख ली आती थी। तो दिक्कत ये है कि हमें दिक्कत ये है, सरकार को दिक्कत ये है, हमारे देश में जो खुद को राष्ट्रवादी और बाकी सबको राष्ट्र विरोधी कहते हैं, देश विरोधी कहते हैं, इनकी दिक्कत ये है
अब तालिबान से दिक्कत ये था, तालिबान एक धर्म विशेष के वर्चस्व वाली सरकार वहां कायम करना चाहता है, और उसका पहले भी रिकॉर्ड ये रहा है, कट्टरवादी, कट्टर इस्लाम को मानता है, इसलिए उसकी मुखालफत हो रही है। मुखालफत वो लोग कर रहे हैं जो देश में खुद, इस देश को खुद इसका संविधान बदलना चाहते हैं, और यहाँ कट्टर हिंदू राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नाम पर कट्टर हिंदूवादी सरकार को बनाना चाहते हैं। वहां तालिबान ने अपनी ताकत के बल पर सरकार पर कब्जा किया है। यहाँ कट्टर हिंदूवादी ताकतों को लोगों ने वोट देकर चुना है, और उनको अफगानिस्तान के कट्टरवादी भी चुनता है। दूसरा, जो लोग भारत में कट्टर हिंदूवाद का विरोध करते हैं, और जो मुसलमान भारत में रहते हैं, वो चाहते हैं कि साहब यहाँ सेकुलरिज्म जिंदा रहे, सेकुलरिज्म मजबूत, कि जड़ें मजबूत हो, और यह कट्टर हिंदूवादी ताकतें हारे। उसके लिए वो कभी लालू यादव, कभी मुलायम यादव, सबकी एकता की बात भी करते हैं, साहब लालू मुलायम भी एक हो जाए, मायावती अखिलेश भी एक हो जाए। वो मुसलमान जो है, उसका एक बड़ा तबका जो है, वो दिल दिल में खुश है। मौलाना सज्जाद नवानी से लेकर के मौलाना अरशद मदनी तक तालिबान के कसीदे पढ़ रहे हैं। तो वहां उन्हें कट्टर इस्लाम चाहिए, और यहाँ उन्हें कट्टर हिंदुवाद नहीं चाहिए। तो मोदी जी ने एक बार कहा था, हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है। तो मैं कहता हूँ हिपोक्रेसी की कोई सीमा नहीं होती, ये सब बेनकाब हो चुके हैं। जो कट्टर हिंदुवादी है, बहुत अहम बात आपने कही। उनको तालिबान से नहीं चाहिए, और जो यहाँ कट्टर हिंदुवाद के विरोधी लोग हैं, उनको वहाँ कट्टर इस्लाम चाहिए, और यहाँ उनको जो है सेकुलरिज्म चाहिए। ये अजीब तरह की हिपोक्रेसी है, और इसकी कोई सीमा नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ, सुनिए मुजफ्फर, 8 मिनट दीजिए बस। तो मैं ये कहता हूँ कि जो काम सरकार का है वो सरकार को करने दे। हम आपस में क्यों तालिबान के प्रवक्ता बने, हम आपस में क्यों किसी और के प्रवक्ता बने? तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये काम सरकार का है, सरकार तय करेगी कि अफगानिस्तान को लेकर के उसकी क्या पॉलिसी होगी। और जो हमारा एक परंपरा है कि किसी भी मुल्क के साथ कैसे रिलेशन रखने हैं, इसको लेकर के सरकार की एक पॉलिसी है, हमारे देश की पॉलिसी है, पूरा देश उससे एक मत होता है, उसमें कई अंतर्विरोध नहीं होते हैं। और यही वजह है कि जब नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने यूएनओ में भारत का पक्ष रखने के लिए तब के विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को अपना डेलीगेशन का नेतृत्व करके वहां भेजा था। तो ये एक सबूत है कि हमारा देश, जो सरकार भले ही बहुमत से बनती हो, लेकिन देश चलता है सर्वसम्मति से। वो सर्वसम्मति हमें अफगानिस्तान के मामले में भी दिखानी चाहिए। बहुत 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 धन्यवाद आपका। आपने जो बात कही कि सर्वसम्मति से देश चलता है। हम चलते हैं पुष्पमित्रा जी के पास, और आपसे आखिरी एक बाइट इस पर लेंगे कि इस समय इतना बड़ा देश भारत, और इतनी कूटनीतिक समझ रखने वाला देश, और उसके पास सारे संसाधन मौजूद हैं, वो एक हफ्ते से वो की स्थिति में है। क्या कोई कूटनीतिक कहीं चूक हुई है जिसके कारण ना हम कुछ कह पा रहे हैं, ना कोई अपनी पोजीशन क्लियर कर पा रहे हैं? तो ये वो की पोजीशन क्यों बनी हुई है? पुष्पमित्रा जी। जी, आपने बड़ा सवाल, अच्छा सवाल किया। मैं बहुत बेबाकी से, बहुत छोटे में उसको कहना चाहूँगा। यूसुफ भाई ने बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझा भी दिया है कि बेसिकली हम कर कुछ नहीं रहे, हम सिर्फ आपस में एक दूसरे के खिलाफ अपने ही देश में स्कोर सेटल कर रहे हैं। हम अपने आप में ही कंफ्यूज हैं, और अपने कंफ्यूजन को एक रूप नहीं दे पा रहे हैं कि हमें करना क्या है। हाँ, ये जरूर है कि हम लोग हर मुद्दे की तरह इस मुद्दे में भी राष्ट्रवादी और सेकुलर और इसकी लड़ाई आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान में क्या करना चाहिए ये हमें नहीं मालूम है, हमारी सरकार को भी नहीं मालूम है। कोई कुछ कर नहीं रहा है। हम लोग अपने देश के अंदर ही एक दूसरे के विरोधियों के खिलाफ स्कोर सेटल बस कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। टीवी चैनल भी वही कर रहे हैं। वो मोदी को बेहतर कोई साबित कर रहा है, कोई मोदी को बदतर साबित कर रहा है, कोई सेकुलरिज्म की बात कर रहा है, कोई कम्युनिज्म की बात कर रहा है। हम लोग इंटरनल डिबेट में फंसे हैं, और ये जब तक डिबेट चलता रहेगा तब तक हम लोग बाहर कुछ कर नहीं पाएंगे। और ये सरकार भी बाहर कुछ करने के बदले अंदरूनी डिबेट में ही फंसे रहने में ज़्यादा दिलचस्पी ले रही है, मुझे ऐसा लगता है। मैं आखिरी आपकी वक्तव्य लेना चाहूँगा यूसुफ भाई, कि क्या तालिबान जो है उसके नाम पर कोई ऑक्सीजन यूपी के इलेक्शन में बीजेपी को मिल सकती है? मिल गई है, और अच्छे सिर्फ यूपी में नहीं मिली है, बाकी सब जगह मिल गई है। और ये सज्जाद नवानी, मौलाना अरशद मदनी और किरकिर का मैं नाम लूँ, ये जो खुद को
आज तालिबान के कसीदे पढ़ रहे हैं, उसको सलाम पेश कर रहे हैं सारे हिंदी मुसलमान की तरफ से। भाई मैंने कहा एक और प्रोग्राम में कहा कि भाई जो सज्जाद नवानी साहब ने सलाम पेश किया तालिबान को, उससे मैं शामिल नहीं हूँ, तो मेरा नाम निकाल दे कृपया, और बाकी और लोग अगर आप निकाल दें, हम उसमें नहीं कर सकते, क्योंकि जब जब पूरे देखिए बीजेपी को क्या चाहिए, जैसे कहते ना मुहावरा है कि बंदा क्या चाहे दो आंखें, तो बीजेपी को क्या चाहिए कि कोई ऐसा इशू मिल जाए जिसके बहाने हम मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को एकजुट करके उनका वोट ले लें। ये बीजेपी को सूट करता है, उसकी जो पूरी राजनीतिक आधार ये है। तो देश में हो क्या रहा है कि तालिबान बहाना तालिबान है, निशाना मुसलमान है, तो सारे भारतीय मुसलमानों को तालिबान से जोड़ के, और ये सज्जाद नवानी जैसे जो लोग हैं, ये कंफ्यूज लोग हैं, और ये इन्हें इस्लाम से आई पता नहीं है, इस्लाम का मतलब नहीं जानते हैं। मैं आधा मिनट लूंगा मुजफ्फर भाई। इस्लाम है क्या? इस्लाम बना है वर्ड सलाम से। जब मुसलमान मिलते हैं तो कहते हैं सलाम अलैकुम, इसका मतलब होता है तुम पर सलामती हो अल्लाह की। तो इस्लामी हुकूमत का कॉन्सेप्ट क्या है इस्लाम में? तो इस्लामी हुकूमत जो है वो गारंटी देती है तमाम इस्लामी हुकूमत के दायरे में रहने वाले तमाम नागरिकों के जान और माल की सुरक्षा की गारंटी। इसीलिए हम कहते हैं सलाम अलैकुम। तो ये कौन सा इस्लाम है, कौन सी इस्लाम की हुकूमत कायम कर रहा है तालिबान, कि जिसके आने की खबर भर से वहां भगदड़ मच गई, लोग हवाई जहाज से लटक के जा रहे, तो ये गारंटी आपने दी है इस्लाम के नाम से, और इससे इस्लाम को जज किया जाएगा? डूब भर जाना चाहिए लोगों को। इस्लाम की बात करते हैं, इस्लाम का अनिक पता नहीं है। तो कुरान की बात करते हैं, तो कुरान को तो आपने दरकिरार रख दिया है। कुरान तो नहीं कहता है, कुरान तो कहता है ला इकराह फी दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं। और आप कैसे कह रहे हो साहब हम औरतों को घर से बाहर नहीं निकलने देंगे, सारी औरतें मुंह ढक के निकलेंगे और हर मर्द गाड़ी बढ़ाएगा। आप अगर चले जाएंगे मुजफ्फर साहब, आपका क्या होगा? मेरी जो छोटी मोटी है भी गाड़ी, आपकी तो है भी नहीं, आपका क्या होगा वहां पर? जी जी, तो मैं आखिरी बात जरा पुष्पित्रा जी से ले लें। मैं राउंड अप कर रहा हूँ। तो ये एक ब्रॉडर तरीके से सोचना चाहिए, खासकर हम हिंदुस्तानी मुसलमानों को भी सोचना चाहिए कि दुनिया में हम हिपोक्रेट नहीं हो सकते। मुसलमान का मतलब है कि वो हिपोक्रेट नहीं हो सकता है, जो उसके दिल में है वही बाहर होना चाहिए, जो बाहर दिख रहा है वही दिल के अंदर होना चाहिए। तो अगर हमें लगता है कि अगर यहाँ कट्टर हिंदुत्ववादी ताकतों की मुहाफत करके ही सेकुलरिज्म को जिंदा रखा जा सकता है, तो कट्टर मुस्लिम इस्लाम के नाम पे जो कट्टरपंथी लोग पना पाए हैं, जो इंसानियत के दुश्मन है, इसकी भी खुले दिल से मुखालफत करनी होगी, जुबान से भी, ताकत से भी, कलम से भी और हाथ से भी। तभी सेकुलरिज्म जिंदा रहेगा, और सेकुलरिज्म जिंदा रहेगा तो दुनिया खुशहाल रहेगी। भाई ये कुरान की और इस्लाम की बेसिक टीचिंग है। सेकुलरिज्म तो इस्लाम की बेसिक ऑर्नामेंट है। बिल्कुल। तो पुष्पेंद्र जी, आखिरी आपका कमेंट कि क्या तालिबान की सरकार के बाद हमारे देश की राजनीति में कोई बदलाव आएगा? हमारे देश की राजनीति अभी ऐसे ही चलते रहेगी सर, जब तक या तो देश के सारे लोग ये समझ जाएं कि हाँ सब लोगों को हिंदू हो जाना चाहिए, या सब लोगों को समझ में आ जाए कि हिंदू मुस्लिम में कुछ नहीं रखा है, हम लोग को फिर से पुराने दिन में लौटना चाहिए। तो जब तक ये चलेगा तब तक हम लोग चलते रहेंगे। अभी देश को बदलने की कोशिश हो रही है, देश समझ नहीं पा रहा है कि बदले या पुरानी स्थिति में ही रहे, अच्छे दिन को स्वीकार कर ले या जो पुराने बुरे दिन थे उसी में ही रहे। तो जब तक ये डिबेट चलता रहेगा ऐसा ही चलता रहेगा, चाहे तालिबान आ जाए, चाहे इजराइल आ जाए, चाहे ट्रंप आ जाए, चाहे चाइना आ जाए, चाहे कोई और आ जाए, चाहे कोरोना आ जाए, कुछ भी आएगा, हम लोग आपस में ही लड़ेंगे। हम अपने बेसिक सवालों पे बात नहीं करेंगे। हाँ, बहुत अहम बात की कि हम बेसिक सवालों पे बात नहीं करेंगे, हम आपस में उलझे रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम हज़रात का, आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमारे दर्शकों का जो हमें देख रहे हैं।